तो दोस्तों यूएनएससी में भारत को परमानेंट सदस्यता और वीटो पावर मिले, इसके लिए हम लोग लगातार देख रहे हैं। पिछले कई दशकों से भारत की लड़ाई यूं ही जारी है। पुरानी व्यवस्थाओं को बदलकर नई व्यवस्थाओं का यहाँ पर निर्वहन किया जाए, इसके लिए भारत बहुत ज्यादा लड़ाई लड़ रहा है और कई सारे देशों को एकजुट करने की कोशिश भी भारत की तरफ से की जा रही है। लेकिन पिछले कुछ समय से देखा गया है कि हमारी ये जो लड़ाई लड़ने की स्पीड है, इसे 2x कर दिया गया है और अब भारत कुछ इस तरह के मूव चल रहा है कि दुनिया इसके ऊपर सोचने के लिए मजबूर हो सकती है। अगर आप यूएनएससी की मौजूदा व्यवस्था देखेंगे बिल्कुल गहराई में जाकर, तो आप बिल्कुल माथा पकड़ लेंगे कि क्या वास्तविकता में ये जो 5 देश इस समय यूएनएससी की वीटो पावर को एंजॉय कर रहे हैं, क्या ये इसके लिए डिजर्व करते भी हैं? दरअसल एकदम शॉर्ट में अगर समझा जाए कि यूएनएससी का काम क्या है, तो वर्ल्ड के अंदर पीस को स्टैब्लिश करना यही यूएन का काम है। जो इस समय रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, इस तरह के वॉर कहीं ना हो, अगर होते भी हैं तो उन्हें तुरंत सुलझा लिया जाए और कहने का मतलब दुनिया को कॉन्फ्लिक्ट मुक्त बनाया जाए। लेकिन क्या ऐसा संभव है जब तक कि ये 5 देश यूएनएससी के परमानेंट सदस्य हैं? क्योंकि एक बार इनके बैकग्राउंड को आप देख लीजिए। इसमें 2 सदस्य जो कि फ्रांस और ब्रिटेन है, इनके बारे में अगर बात की जाए तो ये कॉलोनियल माइंडसेट से बुरी तरह से भरे पड़े हैं। दुनिया का ये लोग बंटवारा कर चुके हैं और दुनिया के कई सारे और इवन मैक्सिमम देशों के ऊपर इनका कई सालों तक राज रहा है, जिसमें आप एक नाम भारत का ले सकते हैं। भारत के ऊपर ब्रिटेन ने 200 साल राज किया और भारत इस तरह का कोई अकेला देश नहीं है। सेम यही स्थिति फ्रांस की भी थी। फ्रांस ने भी दुनिया के अलग अलग देशों पर कई सालों तक राज किया। इसके बाद अगर बात की जाए अमेरिका की, ये वही अमेरिका है जिसने दुनिया का पहला न्यूक्लियर वेपन इनोसेंट लोगों के ऊपर दागा, हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर। इसके अलावा अगर चाइना और रशिया की बात की जाए तो चाइना और रशिया की हिस्ट्री भी बहुत ज्यादा काली है। जब दोनों ही देशों में यानी रशिया और चाइना में डायनेस्टी रूल खत्म हुआ और जो मॉडर्न डे चाइना देखते हैं हम लोग, या फिर रशिया या सोवियत यूनियन को देखते हैं, तो इनके लीडर्स नरसंहार करने के मामले में सबसे ज्यादा आगे थे। सोवियत यूनियन के लीडर्स हो या फिर चाइना के लीडर्स हो, इन्होंने नरसंहार के मामले में हिटलर तक को पछाड़ दिया है। कहने का मतलब ये पांचों के पांचों देश अपनी एक ब्लैक हिस्ट्री रखते हैं बहुत लंबे चौड़े स्तर पर। ये यहाँ पर डिजर्व करते ही नहीं कि दुनिया को संभालने के लिए, दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए इन्हें वीटो पावर दिया जाए और वो इसको एंजॉय करें अपने हिसाब से। यही कारण है कि भारत पिछले कुछ समय से नए मूव चल रहा है। जैसे कि भारत ने पिछली बार मूव चला था कि अगर आप हमें वीटो पावर नहीं देना चाहते, आप अगर यूएनएससी में रिफॉर्म्स नहीं लाना चाहते, मत लाइए, लेकिन आप भी इसके लिए अपनी वीटो पावर छोड़ दीजिए। यानी अगर हमें नहीं मिल रही तो फिर आप भला इसे एंजॉय क्यों कर पा रहे हैं? जबकि हम सभी जानते हैं कि वीटो पावर का जब भी इस्तेमाल हुआ है वो अपने स्वार्थ के लिए ही हुआ है। इसके अलावा रिसेंटली एस जयशंकर साहब की तरफ से भी यूएनएससी और उसके अंदर लाए जाने वाले संभावित रिफॉर्म्स को लेकर बहुत बड़ी बात कही गई है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि इस समय एस जयशंकर साहब 3 दिवसीय यात्रा पर गए हुए हैं स्वीडन, जहां पर इंडो पैसिफिक को लेकर मिनिस्टर लेवल की बातचीत चल रही है और इसमें भारत सहित यूरोपियन यूनियन के मिनिस्टर शामिल हुए हैं। तो जब यहाँ पर एस जयशंकर साहब से यूएनएससी और इससे संबंधित रिफॉर्म्स के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने इस दौरान खुलकर ये बात कही कि जो पुराने 5 सदस्य हैं जिनके पास यूएनएससी की परमानेंट सदस्यता और वीटो पावर है, इन्हें ऐसा लगता है कि अगर रिफॉर्म्स आ जाएंगे, दूसरे देशों को भी अगर वीटो पावर मिल जाएगी, तो कहीं ना कहीं इनका जो महत्व है वो कम हो जाएगा और इनके पास जो मौजूदा पावर है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। इस वजह से जब भी रिफॉर्म्स लाने की बात की जाती है, नए सदस्यों को जोड़ने की बात कही जाती है, तो ये 5 देश इसका विरोध करते हैं और एक छत्र राज अपना बनाए रखने की कोशिश करते हैं यूएनएससी में। इसके बाद अगला उनसे सवाल पूछा गया कि क्या भारत सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्यता बनने की कोई संभावना देखता भी है? तो इसको लेकर एस जयशंकर साहब ने बड़ा शानदार जवाब दिया। इससे ज्यादा प्रभावशाली बयान दूसरा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि जब यूएन को डिजाइन किया गया 1940 के दौर में, जो कि पहले भी उन्होंने कहा था कि 80 साल पुरानी ये व्यवस्था है, तो उस समय भारत चार्टर का मूल हस्ताक्षर करता था। लेकिन समस्या ये थी कि भारत उस समय ब्रिटिशर्स का गुलाम था। इस वजह से भारत अपनी स्थायी सदस्यता को सुनिश्चित नहीं कर पाया और ये जो 5 देश यूएनएससी की परमानेंट सदस्यता और वीटो पावर को एंजॉय करते हैं, इन्होंने अपने आप को ही इसमें शामिल कर लिया। और एक्चुअली देखा जाए तो बात ऐसी ही है। उस समय जब यूएन को डिजाइन किया गया 1940 के दशक में, तब ये जो 5 स्थायी सदस्य हैं, ये लगभग एक ही पक्ष में खड़े हुए थे, हिटलर के खिलाफ। और अगर चाइना को कुछ देर के लिए बाहर कर दिया जाए, तो जो बाकी के 4 देश बचते हैं, ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए और रशिया, तो ये वो 4 देश थे जिन्होंने जर्मनी, इटली और जापान के खिलाफ एक विशेष लड़ाई लड़ी, जिसका नेतृत्व हिटलर कर रहा था। यही एक कारण है कि इन्होंने यूएनएससी को डिजाइन किया और अपने आप को ही इसमें शामिल करवा दिया। ऐसा नहीं है कि इनके लिए किसी ने प्रस्ताव दिया, यानी दुनिया के बाकी देशों से ऐसा पूछकर इनको शामिल नहीं किया गया कि इन्हें बहुमत मिला हो कि हाँ ठीक है, रशिया को या फ्रांस, यूएसए, यूके या फिर चाइना जैसे देशों को इसमें स्थायी सदस्यता दी जाए, इन्हें वीटो पावर दिया जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं था। इन्होंने अपने आप को ही सेल्फ इन्वाइट किया और अपने आप को ही ये पावर दे दी। इस तरह की बात कही गई है एस जयशंकर साहब की तरफ से, जो कि काफी ज्यादा प्रभावशाली है। इसके ऊपर दुनिया भर के लोग विचार एक बार जरूर करेंगे। और आगे उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास काफी लंबे समय से चल रहा है और जब तक हम लोग लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेंगे, ये प्रयास इसी तरह से चलता रहेगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर एस जयशंकर साहब जिस हिसाब का बयान दे रहे हैं और जिस हिसाब से यूएनएससी को लगातार एक्सपोज करने की कोशिश कर रहे हैं, इन फ्यूचर आप खुद देखेंगे कि दुनिया का बच्चा इस बात को कहने के लिए बाध्य हो जाएगा कि यूएन को बनाया गया है एक स्वार्थ के लिए और इस समय जो उसके अंदर व्यवस्थाएं हैं वो बिल्कुल सही नहीं है, पुराने जमाने की है और आज इनके अंदर रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है। और ये विचार इतना ज्यादा फैल जाएगा दुनिया भर के अंदर कि इनके ऊपर एक मॉरली प्रेशर बनेगा और ये फाइनली रिफॉर्म लाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आने वाले कुछ सालों में आप देखेंगे कि ये सारी क्रांति होते हुए हमें दिखाई देगी।